अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने भाग 3 मौलिक अधिकार की शुरुआत की थी। यह जाना था कि मौलिक अधिकार क्या है, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्या क्या मौलिक अधिकार हमें पढ़ने हैं। उसमें हमने हमारे संविधान द्वारा दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक समता के अधिकार की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण देखा था। आज की क्लास में हम उसके आगे के अनुच्छेदों एवं और दी गई मूल अधिकारों के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की बात करेंगे। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। अनुच्छेद 15, जैसा आप जानते हैं कि अनुच्छेद 15 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध होगा, अर्थात एक दूसरे से इस आधार पर तुलना नहीं की जाएगी कि वे इन सभी बातों में शामिल हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल यही अधिकार है जिनमें भेद नहीं किया जा सकता, अर्थात और कुछ ऐसे आधार हो सकते हैं जिनमें राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है। जैसे निवास के आधार पर भेदभाव संभव है, किया जाता है, क्यों, देखेंगे आगे। अनुच्छेद 15 लगभग 6 सब आर्टिकल्स में उप अनुच्छेद में बटा हुआ है, जिसमें पहली बात ये थी। दूसरी बात ये बोलता है कि ये जो आधार दिए गए हैं, इनके आधार पर सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में भी विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात होटल, रेस्टोरेंट, कुएं, तालाब आदि के उपयोग में भी इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये थी अनुच्छेद 1 की बात। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 15 के अपवाद क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक मौलिक अधिकार के कुछ न कुछ तथ्य हैं, उसके साथ कुछ न कुछ अपवाद भी लगाए गए हैं। कारण क्या है? तो अपवाद लगाने का कारण केवल एक है कि हमारा समाज समतामूलक नहीं है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, किसी की स्थिति अच्छी है, किसी की स्थिति खराब है। अतः हमें जिसकी स्थिति कमजोर है, खराब है, जो वंचित है, उसे सपोर्ट देने की जरूरत है, उसे ऊपर लाने की जरूरत है, उसके लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। इसीलिए संविधान के द्वारा समय समय पे अपवादों के माध्यम से उनके लिए विशेष कदम उठाए गए। जैसे अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है कि राज्य महिला एवं बालकों के विकास के लिए विशेष कदम उठा सकते हैं। यह हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था, संविधान संशोधन के माध्यम से इन्हें बाद में जोड़ा गया। अब आप ये समझ लीजिए कि हमारी संसद जो भी काम करती है या जो भी कानून बनाती है जो आपके भले के लिए हो, उसलिए उसे शक्ति चाहिए होती है, और वह शक्ति उसे संविधान के द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात यदि हमें महिलाओं तथा बालकों के लिए कुछ कार्य करना था तो उसके लिए पहले हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा, तथा उस संशोधन करने के बाद वह आधार बनता है कि उसके बेस पे कोई कानून बनाया जाए जो लोगों के लिए हितकर। जैसे हमने महिलाओं तथा बालकों के विकास के लिए अनुच्छेद 15(3) जोड़ा। अब इस अनुच्छेद को जोड़ने के बाद इसी को आधार मानते हुए, शक्ति मानते हुए महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण किया गया। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए, तथा बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अर्थात ये 2 कानून अलग अलग महिलाओं तथा बालकों के लिए बनाया गया। शक्ति कहां से आई? तो संविधान के अनुच्छेद 15(3) में। इसी प्रकार अनुच्छेद 15(4) ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति या समाज के साथ सामाजिक या शैक्षणिक आधार पर वह पिछड़े व अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए विशेष कदम उठाएगा। अर्थात ऐसे वंचित व पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, कम विकसित हैं, उनके लिए राज्य कोई ना कोई विशेष प्रबंध करेगा। जैसे आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थानों में उनके लिए किया गया है। शिक्षण संस्थानों में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, SC, ST और वंचित वर्गों के लिए। यह पहला उदाहरण है कि सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर हम उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है अनुच्छेद 330 के माध्यम से हम लोकसभा में तथा अनुच्छेद 332 के माध्यम से राज्यों की विधानसभा में
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करते हैं, जिन्हें हम समय समय पे बढ़ाते रहते हैं। तो यह था आपका सामाजिक तथा शैक्षणिक आधार पे हम कैसे उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका दे सकते हैं। हमारे यहाँ सामाजिक शैक्षणिक के आधार पर आर्थिक रूप से भी बहुत सारे वर्ग हैं जो कमजोर हैं, जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है, जिन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। पूर्व में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान करने का प्रयास किया गया था, परंतु कुछ खामियों, कुछ कमियों की वजह से वह संपूर्ण नहीं हो सका। लेकिन 2019 में सरकार के द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी प्रावधान किया गया। क्या था देखते हैं। अभी तक हम ये जानते हैं कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे या जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे उनके लिए हमने प्रावधान किया, परंतु एक तीसरा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए प्रावधान नहीं था, जिसे अभी हमने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा। क्या कहता है तो देखिएगा, इसमें दो आर्टिकल जोड़े गए, 15.506 में ए तथा 15.506 में बी। 15.506 ए कहता है 1504 तथा 1505 के होते हुए भी ऐसे वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तथा 1506 में ये बोला गया बी में कि शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए भी 10% आरक्षण होगा। अर्थात 1504 में हमने देखा कि सामाजिक व शैक्षणिक आधार पे पिछड़े वर्ग SC STओं के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण होगा। वही 1505 ये बोलता है कि ये जो आरक्षण था 1505 में ये शासकीय शिक्षण संस्थानों के लिए था, जिसे 1505 में बढ़ाकर निजी शिक्षण संस्थानों के लिए भी कर दिया गया। इसी प्रकार 1506 बी के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए निजी तथा शासकीय शिक्षण संस्थानों दोनों में यह 10% की लिमिट लगा दी गई है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। तो ये थी हमारी अनुच्छेद 15 की बात, जिसमें हमने कुछ आधार बताए कि जिनके आधार पे राज्य विभेद नहीं करेंगे, जिसमें से एक था निवास। उसके आधार पे राज्य चाहे तो भेदभाव कर सकता है और करता भी है। हम देखते हैं कई जगह पे जो कानून बनाए जाते हैं वो केवल और केवल पर्टिकुलर राज्य के लिए बनाए जाते हैं या पर्टिकुलर क्षेत्र को देखकर बनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, जो कि है 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अर्थात पदों व नियुक्ति में अवसर की समानता होगी, किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस समानता के लिए किन किन विषयों को आधार बनाया गया, तो अनुच्छेद 15 में जो हमने 5 विषय पढ़े, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, इसके साथ 2 विषय और ऐड होते हैं, वे हैं निवास व उद्भव। इन 7 विषयों के आधार पे किसी भी के साथ पदों व नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता होगी। अर्थात पदों व नियुक्ति में केवल और केवल योग्यता को आधार बनाया जाएगा, योग्यता के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हर एक अधिकार के साथ उसके कुछ अपवाद जुड़े हुए हैं, यहाँ भी है जिसे हमें देखना है। हम ये जानते हैं कि पदों व नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, काफी चर्चा होती है जिसकी हम सब भी देखते हैं। वह आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति, माफ कीजिएगा, शिक्षण संस्थाओं में जो एडमिशन दिया जाता है तथा उनके लिए जो विशेष कदम उठाए जाते हैं सामाजिक आधार पे, वे आपको 15(4) में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आरक्षण की बात नियुक्ति में होती है, उसका प्रावधान 16(4) में किया गया है। अर्थात 2 तरीके से आपके आरक्षण को बांट दिया गया। एक था पदों में नियुक्ति के लिए 16(4) में, दूसरा था सामाजिक तथा शैक्षणिक स्तर के लिए जो था 15(4) में। अब ये देखते हैं कि पदों में नियुक्ति में जो आरक्षण व्यवस्था अभी लागू है उसका आधार क्या है, उसका कारण क्या है। तो यह कहा जाता है कि जो आरक्षण की व्यवस्था लागू है उसके 2 आधार। पहला आधार है सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े, जिसकी बात अभी हमने ऊपर की। यह पॉइंट होना चाहिए कि वह व्यक्ति, वह वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए। दूसरा आधार है कि उस वर्ग का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा। अर्थात
उस समाज के या उस वर्ग के लोग सार्वजनिक सेवाओं में बहुत कम हो या बहुत ही कम अनुपात में शामिल हैं। इन दोनों आधारों के आधार पे उन्हें सार्वजनिक पदों व नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, ताकि ये उनके विकास के लिए आवश्यक है, उन्हें आगे लाने के लिए आवश्यक है। दोनों आधारों को आप याद रखिएगा। ये हुई बात सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए। जैसा कि हमने देखा 103वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में दो जोड़े गए, 06A तथा 06B। क्यों? क्योंकि यही बातें हमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी सपोर्ट की। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(6) भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 16(4) के अलग आर्थिक रूप से कमजोर को नियुक्ति एवं पदों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात जो आरक्षण पहले सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पदों व नियुक्तियों में था, अब वही आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। तो अनुच्छेद है 16(06), जिसके माध्यम से इसे जोड़ा गया, संविधान संशोधन 103। ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, खासकर जो अभी नए जोड़े गए, जैसे अनुच्छेद 16(06), अनुच्छेद 15(06)A तथा 15(06)B। ध्यान रखिएगा कि आप इन सभी प्रावधानों को अपने मस्तिष्क में रखें। जरूरी नहीं कि सारे के सारे आर्टिकल आपको याद हो, अगर कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन प्रावधान आपको याद होने चाहिए। एवं जो नए आर्टिकल जुड़े हैं, जो नए संशोधन जुड़े हैं, वे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि करंट की दृष्टि से उसे पूछ सकता है। अब चलते हैं कि हमने ये देख लिया कि SC ST के लिए आरक्षण हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण हो गया। एक और आरक्षण है OBC, जिसकी थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। SC ST के लिए आरक्षण व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात हमने 15 में देखी थी, तथा उन्हीं के लिए नियुक्तियों में आरक्षण 16 में भी किया गया। लेकिन पिछड़े वर्ग कौन होंगे, OBC में कौन आएगा, इसके लिए एक आयोग का निर्माण किया गया, जो था मंडल आयोग। एक कमीशन था जिसको केवल ये जानना था, ये पता करना था कि जो पिछड़े वर्ग है उसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं, उनकी क्या स्थिति है तथा उनके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। इस मंडल आयोग का गठन 1989 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। इन्होंने पता लगाया कि सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों का योगदान काफी कम है। लगभग 3300 जातियों को पिछड़ा वर्ग OBC में इन्होंने शामिल करने की बात कही अपनी रिपोर्ट में, तथा यह भी संस्तुति दी कि जो भी पिछड़े वर्ग के हैं, सार्वजनिक सेवाओं में जिनका योगदान काफी कम है, उनके लिए सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति एवं पदों में 27% का आरक्षण कर दिया जाए। अर्थात आरक्षण की जो लिमिट अभी SC ST के लिए थी, उसे में 27% और लिमिट जोड़ दी गई। किनके लिए? आपके OBC के लिए, जिसे 10 साल बाद लगभग 1990 में VPSC सरकार के द्वारा मान लिया गया एवं लागू कर दिया गया। अभी तक जो आरक्षण व्यवस्था केवल SC ST के लिए की गई थी, अब उसमें OBC वर्ग को भी शामिल कर लिया गया। स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन था देश में, बहुत ही बड़े मुद्दे पे इसका विरोध हुआ, बहुत ही बड़े मुद्दे पे इसका समर्थन भी हुआ, परंतु विरोध करने वाले बहुत थे। बहुत बड़ा डिसीजन था, देश को पलटने वाला डिसीजन था, इसीलिए इसको चुनौती दे दी गई आपके उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। एक केस है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद, नाम याद रखिएगा, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें इस मंडल आयोग की जो सिफारिश के आधार पे VPSC सरकार द्वारा लागू किए गए पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इससे वैध ठहराया। उनका कहना था कि पिछड़े वर्ग बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, इन्हें 27% आरक्षण देना अपने आप में सही बात है। तथा उन्होंने इस वाद में एक बात और कही कि कुल रूप से आपके देश में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात जितना भी आरक्षण है SC ST OBC इन सभी को मिलाकर के यह लिमिट 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह लिमिट तय की गई आपकी इंदिरा साहनी व भारत संघवाद में। पूरे के पूरे देश में जो संविधान लागू करके, माफ कीजिएगा, आरक्षण लागू होता है उसके लिए। एक बात और कही पिछड़े वर्गों के लिए कि उन्हीं व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण का लाभ मिलेगा जो क्रीमी लेयर से कम हो।
अब चर्चा करेंगे कि क्रीमी लेयर क्या है, वो कैसे आता है। यहाँ ये बात अवश्य आप ध्यान दें कि जो हमने अभी 2019 में नए आरक्षण की व्यवस्था की थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, वह इससे थोड़ा अलग है तथा अभी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। मामला अभी विचाराधीन है, लंबित है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु सरकार अपने विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से इसे लागू करा चुकी है ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। अब ये देखते हैं कि क्रीमी लेयर कौन है तथा इसकी क्या अवधारणा है। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया जाएगा उसमें हम क्रीमी लेयर की एक लिमिट फिक्स करते हैं, अर्थात एक कट ऑफ बना दिया गया कि इतनी आय ऐसे पेशेवर लोग मतलब आय का क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया कि इस आय से कम है तो ही उन्हें आरक्षण का प्रावधान मिलेगा, अर्थात यह इस आय से ज्यादा है तो उन्हें आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। इसमें कुछ बातों को शामिल किया गया, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल, ये सब जो महत्वपूर्ण पद हैं, इनके बच्चों को यह आरक्षण का प्रावधान प्रदान नहीं होगा। इनके साथ अधिकारी वर्ग, चाहे वे केंद्र के हों, चाहे वे राज्य के हों, वर्ग ए व वर्ग बी के हों, यूनिवर्सिटीज के हों, बड़े बड़े संस्थानों के हों, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सेना के अधिकारी जो कि कर्नल रैंक से ऊपर है, उनके लिए ये आरक्षण लागू नहीं है। पेशेवर लोग जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, अधिवक्ता, सलाहकार, इन्हें भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। व्यापार आदि जो कि व्यापार जिनका काफी बड़ा है, संपन्न है, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। संपत्ति जिनकी भूमि शहर में हो तथा जिनके पास बड़ी मात्रा में कृषि भूमि हो, उन्हें भी यह आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछता भी है और जो हम सब जानते हैं, वो ये है कि सालाना आय के आधार पे हाल ही में 2017 में सालाना आय की लिमिट बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है, अर्थात जिस भी व्यक्ति की आय 8 लाख है उसे क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात 8 लाख की आय से ऊपर जो कमा रहा है उसे आरक्षण की सुविधा नहीं प्रदान होगी। जो पिछले आदेशों के अनुसार 6 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया। एक बात और, जितने भी वर्ग होते हैं, चाहे एससी एसटी हो, पिछड़ा वर्ग हो, इनके भले के लिए, इनके लिए जो भी प्रावधान करना है, आयोगों का गठन किया जाता है समय समय पे। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे इनके लिए आयोग गठित करने की शक्ति रखता है। हाल ही में अनुच्छेद 338B में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है। अभी आप इतना जान लीजिए, आगे की कक्षाओं में हम हर एक आयोग को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हुई बात आपकी अनुच्छेद 16 व मंडल आयोग की। अब चलते हैं अनुच्छेद 17 की तरफ। एक बात और है कि ये जो 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान है, माफ कीजिएगा, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लाया गया था, परंतु इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने उसे अवैध घोषित कर दिया। कहा कि अभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कानूनी खामियां भी उसमें थी जिन्हें उसे अस्वीकार कर दी, समाप्त कर दी। दो चीज आपको याद रखना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण और लिमिट 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु कुछ कुछ राज्यों में लिमिट 50% से ज्यादा है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, जो कि अस्पृश्यता का अंत, अर्थात अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इसकी समाप्ति कर दी गई है। किसी भी प्रकार से इसका व्यवहार करना दंडित माना जाएगा। इस अनुच्छेद का कोई भी अपवाद नहीं है, यह निरपेक्ष रूप से है। जैसा कि हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी में मिलता है तथा उनके जीवन दर्शन में मिलता है कि पानी पीने के लिए भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता था। वे पानी का ग्लास भी नहीं टच कर सकते थे, दूसरों के द्वारा उन्हें पानी पिलाया जाता था। ये सब व्यवहार इसके अंदर आता था, जिसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अगर इसे देखा जाता है या व्यवहार किया जाता है तो दंडित किया जाता है, और उस दंड को देने के लिए इसको आधार बना करके कुछ कानून बनाए गए। सबसे पहला कानून बना था 1955 में, जिसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कहते हैं। तत्पश्चात 1977 में उस कानून को और अधिक शक्तिमान बनाते हुए पूरे देश में लागू किया गया, जिसे हम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम से जानते हैं। एक और उससे जुड़ा अधिनियम है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम,
एट्रोसिटीज एक्ट, इसका फेमस नाम है। इसे आप अपने मेंस के सिलेबस में भी पढ़ेंगे। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, जो कि है उपाधियों का निषेध, अर्थात उपाधियों की मनाही होगी किन किन क्षेत्रों में, तो देखते हैं। हमें जानते हैं कि पुराने समय में सर, नाइटहुड, केसरे हिंद आदि उपाधियां लोगों को दी जाती थी, उन्हें विशिष्टता प्रदान की जाती थी। परंतु संविधान सभा में यह माना गया कि ये जो उपाधियां हैं लोगों के विरुद्ध डिस्क्रिमिनेट करती हैं, उनमें भेदभाव उत्पन्न करती हैं, अतः इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। हुआ भी वही, केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आपको उपाधि दी जाती है, जैसे सेना व शिक्षा। सेना में आपको कर्नल की उपाधि मिलेगी, ब्रिगेडियर की उपाधि मिलेगी, आदि के उपाधियों से आपकी रैंक डिसाइड होती है आपकी योग्यता के आधार पे। उसके साथ ही शिक्षा में आपको डॉक्टरेट की, एमफिल की आदि की उपाधि दी जाती है, वो भी आपकी योग्यता। केवल 2 क्षेत्र हैं, सेना व शिक्षा, जिसमें उपाधि दी जाएगी, तीसरा कोई क्षेत्र नहीं रखा गया। साथ ही में इस अनुच्छेद में आपको विदेशों से अगर कोई भी सम्मान, पुरस्कार या उपाधि ग्रहण करना है जो कि आपकी विशिष्टता को बताता है, सामान्य नागरिक से आपको थोड़ा अलग करता है, उसके लिए आपको राष्ट्रपति से सहमति लेना पड़ेगा। बिना राष्ट्रपति की सहमति से आप कोई भी सम्मान, पुरस्कार विदेशों से प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात और है कि जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, वे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं, न कि उपाधि की श्रेणी में। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि ये लोगों के मध्य मतभेद नहीं करते तथा उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें निषेध नहीं किया जा सकता। परंतु एक परंतु जोड़ा गया कि आप अपने नाम के आगे या पीछे अपने इन पुरस्कारों को नहीं रख सकते, जैसे भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी, इस टाइप के नाम आप उपयोग नहीं कर सकते। अपने नामों के साथ अपनी इन डिग्रियों को या इन सम्मानों को नहीं लगा सकते। परंतु यह व्यवहारिक रूप से देखा जाता है क्योंकि इन्हें रोकने के लिए अभी तक कोई कानून लागू नहीं हुआ। ये थे आपके समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद। अब चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में वर्णित है। आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, क्या क्या आपकी स्वतंत्रताएं हैं, इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ है आपके अनुच्छेद 19 में, कुछ आपको देखने मिलेंगे अनुच्छेद 21 में। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे थोड़ा और ब्रॉडली क्लासिफाई करके पढ़ेंगे ताकि ये आपके एग्जाम से न छूटे। अनुच्छेद 19 बोलता है वाक स्वतंत्रता का संरक्षण, अर्थात आपके बोलने, अपने अभिव्यक्ति जाहिर करने, अपने आप को जाहिर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने में, अपना व्यवहार करने में। प्रारंभ में हमें संविधान जब बना 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 कर दिया गया। इनका वर्णन अनुच्छेद 19(1) में किया गया। उप अनुच्छेदों के माध्यम से इन्हें समझाया जाता है। अनुच्छेद 19(1) में प्रारंभ में 7 स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, जिसका नाम है संपत्ति की स्वतंत्रता। हमने देखा था मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे समाप्त करके कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। उसी के साथ ही यहाँ से संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। क्यों? आगे की क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी आप ये याद रखिए, पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, अभी 6 है। अब आपको स्वतंत्रताएं तो मिलती हैं, लेकिन वे पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है, उनमें कोई ना कोई प्रतिबंध लगता है। आप बिना किसी रोक टोक के उनका प्रयोग नहीं कर सकते। राज्य के द्वारा उचित या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे। आइए उनको ब्रॉडली क्लासिफाई करें और पढ़ें। अनुच्छेद 1A के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 1 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उन्हें जानते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 1 का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब अपना व्यवहार जाहिर करना। इसके अंदर आपको क्या क्या मिला है उसको देखते हैं। अभिव्यक्ति दर्शाने अर्थात अपना व्यवहार करने, मत देने, आपके जो भी विचार है, निर्णय है, उन्हें देने का। विश्वास एवं अभियोग लगाने अर्थात किसी भी चीज पे विश्वास करने का। अभियोग लगाने का अर्थ है कि लिखित, मौखिक या छिपे हुए किसी भी मामले में आप अभियोग लगा सकते हैं, केस लगा सकते हैं। इसका अधिकार आपको 19(1) का में मिला हुआ है।
यह अधिकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न वादों के माध्यम से आवश्यक तत्वों को इसमें समय समय पे शामिल किया गया है, जो कि आपके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तथा यह आपसे पूछता भी है। क्या क्या वे मुद्दे हैं जिन्हें शामिल किया गया, देखते हैं। पहला है झंडा फहराने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई सूचना का अधिकार, नोटा जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, प्रदर्शन व धरने का अधिकार मिलता है परंतु हड़ताल का नहीं। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो अनुच्छेद 1 का के अंतर्गत शामिल है, आपको इन्हें याद रखना है। आपसे कई बार पेपर में पूछा है कि आरटीआई सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। इसी के साथ नोटा अर्थात नन ऑफ द अबव आप टच करते हैं, अपने जो भी उम्मीदवार रहते हैं उनमें से किसी को आप जब पसंद नहीं करते तो उसका प्रयोग करते हैं, इन सभी को अनुच्छेद 1 का में शामिल किया गया है। अब इसमें जरूरत के हिसाब से कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे क्या है? एकता एवं अखंडता। जब राज्य की एकता व अखंडता को खतरा होगा तो आपकी ये सारी स्वतंत्रताएं समाप्त कर दी जाएंगी। राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, विदेशी राज्यों से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हो और उसमें अगर आपकी ये स्वतंत्रताएं बाधा पड़े तो इन्हें समाप्त किया जा सकता है। जैसे न्यायालय की अवमानना, अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया है और आपके उस आचरण से उसकी अवमानना होती है तो उसे समाप्त कर सकते हैं आपकी स्वतंत्रता को। अगर आपके बोलने या अभिव्यक्ति करने से अपराध उद्दीपन, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है या लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो भी आपकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाएगी। लोक व्यवस्था, जैसा कि हम देखते हैं कि बोलने से दंगे भड़कने की आशंका रहती, लोगों के मध्य अलगाव पैदा होता है तो भी आपको बोलने से रोका जा सकता है। अर्थात आप निरपेक्ष रूप से या खुले छोड़ पे कुछ भी करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया गया, आपको अनुमति नहीं दी गई। एक लिमिट में ही आपको आचरण करना है ताकि देश की व्यवस्था बनी रहे। प्रतिबंधों को याद रखिएगा क्योंकि अगले कुछ अनुच्छेदों में से, प्रतिबंधों में से आपको कूट बनाने के लिए आया था हमारे सीजीपीएससी में कि फलाने अनुच्छेद में किन किन बातों को प्रतिबंधित किया गया। इसलिए एक एक प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए ताकि वे आपके मस्तिष्क में रहे। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1) खा, शांतिपूर्ण सम्मेलन की व्यवस्था। अर्थात हम साथ में मिलकर बात कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, बस उसकी कंडीशन ये है कि हमें हथियार बंद होना पड़ेगा, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करना पड़ेगा। और प्रतिबंध क्या है तो देखिए वही चीजें, एकता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश, यातायात नियंत्रण। यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी की स्थिति में इसका काफी प्रयोग किया गया है। इसी के माध्यम से धारा 144 लगाई जाती है जिसमें यह बात कही गई है कि मानव जीवन को खतरा, स्वास्थ्य व सुरक्षा, इन आधारों पे धारा 144 के माध्यम से लोगों के शांतिपूर्ण सम्मेलन व मिलने जुलने पे प्रतिबंध होता है। हम ये देखे हैं कि हमारे देश में अभी तक कई बार लॉकडाउन लग चुका, लोगों के आने जाने, इकट्ठा होने, मिलने पर मनाही हुई, अर्थात धारा 144 लागू की गई। सीधा कारण आपको समझ में आ रहा है, मानव जीवन को खतरा, क्योंकि कोविड जानलेवा बीमारी है, आपस में मिलने से फैलती है, इसलिए इस अनुच्छेद के माध्यम से शक्ति दी गई और धारा 144 के माध्यम से आपको रोक दिया गया। आधार याद रखिएगा, मानव जीवन को खतरा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से लिमिट जुड़ा कोई मुद्दा हो तो जब राज्य चाहे तो आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने से रोक सकता है। अगला अनुच्छेद है 19(1) का, जिसमें संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अर्थात हम कमेटी बनाकर या लोग इकट्ठा होकर कोई काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या जो भी हमारे उद्देश्य उनकी पूर्ति कर सकते हैं। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अर्थात लोगों का ऐसा समूह जो मिलकर कुछ काम करें, कुछ अर्जन करें तथा उसे आपस में बांट लें, यह सहकारी समिति का उद्देश्य होता है। अब यह संवैधानिक है, इन्हें संरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया है। जैसे क्या क्या हम इसके अंतर्गत बना सकते हैं तो वह है आपका राजनीतिक दल, कंपनी, साझा फर्म, क्लब या संगठन, इन सभी का निर्माण अनुच्छेद 1 के अंतर्गत होता है। इसमें भी कुछ प्रतिबंध हैं, क्या थे तो जैसे अनुच्छेद 19(1) के थे एकता, अखंडता, सार्वजनिक आदेश, यातायात नियंत्रण एवं नैतिकता के आधार पर इन्हें रोका जा सकता है।
अगला अनुच्छेद है 19(1) आपात संचरण की स्वतंत्रता, अर्थात आप पूरे देश में बिना किसी की रोक टोक के घूम सकते हैं, जहां जाना चाहे जा सकते हैं, जहां रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। इस बात की घोषणा अनुच्छेद 1 में की गई। साथ ही कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए, जैसे आम लोगों के हित के लिए आपके घूमने के लिए रोका जा सकता है, आपके वहां प्रवेश को रोका जा सकता है आम लोगों के लिए। उदाहरण है, वेश्याओं को रोका जाता है क्योंकि यह सामाजिक नैतिकता व सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरा होती है। साथ में एड्स पीड़ित व्यक्ति का सामूहिक रूप से या सामाजिक रूप से घूमना प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बीमारी फैलने का खतरा होता है। दूसरा इसमें प्रतिबंध है SC/ST क्षेत्र की सुरक्षा या हित। जैसा हमने कहा कि हम देश के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, परंतु SC/ST क्षेत्र में हमें जाने की अनुमति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे प्रवेश से उनकी संस्कृति, उनके रिवाज तथा उनके रहन सहन को प्रभावित होते हैं, उनके इन सब तत्वों को परिवर्तित होने की आशंका रहती है। इसलिए सरकार या राज्य चाहे तो इनके लिए इनके क्षेत्रों में जाने से आपको प्रतिबंधित कर सकती है कानूनों के माध्यम से। अगली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) अणा, जिसके अंतर्गत आपको निवास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात आप देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। साथ ही जो प्रतिबंध है वैसे ही है जैसे अनुच्छेद 4 में थे। क्या? एक वेश्याओं के लिए प्रतिबंध है क्योंकि सामाजिक नैतिकता की बात है, और दूसरा है पेशेवर अपराधी, इन्हें कहीं भी घूमने नहीं दिया जा सकता, इन्हें नजरबंद करके रखना पड़ता है या एक निगरानी में रखना पड़ता है। अगली अनुच्छेद है 19(1)(6)। इसमें आपको रोजगार या जीविका की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात आप रोजगार या व्यवसाय के माध्यम से अपनी जीविका चला सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत आपको अनैतिक कृत्य करने की आजादी नहीं होती, अर्थात आप महिलाओं एवं बालकों के साथ अत्याचार या उनके साथ शोषण नहीं कर सकते। साथ ही कुछ नशीले एवं ज्वलनशील पदार्थों के लिए राज्य आपको लाइसेंस व्यवस्था लगा सकता है। राज्य चाहे तो किसी उद्यम को अपने एकाधिकार में ले सकता है, एवं कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन पर राज्य चाहे तो पूर्णतः प्रतिबंध भी लगा सकता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध है। हमारे यहाँ एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है। गौ हत्या से रिलेटेड जो भी आपके काम है वे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होते, क्योंकि सरकार ने इसे पूर्णतः रूप से बंद करके रखा हुआ। ये थी बातें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अच्छे से समझिएगा। थोड़ा ज्यादा डिटेल हो रहा है लेकिन आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी इससे डीप में क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 की तरफ, जो बोलता है अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। यह अनुच्छेद आपका आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता। विस्तृत चर्चा कभी करेंगे इस पे। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपराधों से कैसे बच सकता है या किन कंडीशनों पे उस पे अपराध नहीं मढ़े जाएंगे, उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, इनकी बात इस अनुच्छेद में की गई है। 3 ऐसे सिद्धांत है, 3 ऐसी बातें जिसमें इन्हें क्लासिफाई किया गया। पहली बात है भूतलक्ष्य विधान या कार्योत्तर विधान, अर्थात किसी भी व्यक्ति को दंडित तभी किया जाएगा, सजा तभी दी जाएगी यदि उसने जिस समय उसने अपराध किया है उस समय किसी न किसी विधि का उल्लंघन किया हो, उसी समय उसे दंडित किया जाएगा, एवं उतनी ही मात्रा में सजा दी जाएगी जब उसने अपराध किया था और वह विधि विद्यमान थी। कहने का मतलब है अगर उसने किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं किया तो उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए जैसे आज की डेट में मैच फिक्सिंग को लेकर के कोई भी कानून नहीं बनाया गया, इसलिए मैच फिक्सिंग के लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान है। मान लीजिए आज से कुछ सालों बाद मैच फिक्सिंग को लेकर के कानून बना और उस समय किसी व्यक्ति ने अपराध किया, तब उसे दंडित किया जाएगा, न कि कानून बनने के पहले। दूसरी बात इसमें जो कही गई सजा की लिमिट की, अगर मान लीजिए आपके यहाँ भी चोरी की सजा 2 वर्ष की है, जब आपने अपराध किया उस समय चोरी की सजा 2 वर्ष की है, आपको सजा हो जाती है, परंतु कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा उस सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाए तो वह आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह अनुच्छेद कहता है कि आप पर वही सजा लागू होगी जो उस समय विद्यमान थी जब आपके द्वारा अपराध किया गया था। यह 2 बातें इस अनुच्छेद में कही गई हैं भूतलक्ष्य विधान या कार्योत्तर विधान में, कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति को तभी दोषी किया जाएगा जब उसके द्वारा विधि का उल्लंघन किया गया हो उसी समय, तथा उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी उस समय की विधि में विद्यमान है। दूसरी बात कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई अपराध किया गया हो तो न्यायालय उसे केवल और केवल एक बार दंडित करेगा, 2 बार नहीं। विभागीय कार्यवाही इसका अपवाद मानी जाती है, अर्थात विभागीय रूप से चाहे तो उन्हें अतिरिक्त सजा दी जा सकती है। जैसे यदि किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी की हत्या हो जाती है तो न्यायालय तो उसे दंडित करेगा ही, साथ ही में उस विभाग के द्वारा उसे सस्पेंड कर दिया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, अर्थात विभाग उससे अलग रूप से दंडित करता है। ये उसके अपवाद थे। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वयं के अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह चाहे तो अपनी इच्छा से अपने अपराध स्वीकार कर सकता है, कोई भी जोर जबरदस्ती करने पर उसके लिए ये अधिकार नहीं है कि वह उसको माने। आपने देखा होगा कि अपराधी शुरू में तो मान जाते हैं परंतु वे बाद में पलट जाते हैं, या पहले पलटते हैं बाद में मान जाते हैं, इसलिए ये अधिकार प्रयोग का प्रयोग समय समय पे करते रहते हैं। ये था अनुच्छेद 20 जो कि आपको आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा क्योंकि ये इतना ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 भी आपको अगली क्लास में पढ़ेंगे जिसके बारे में, वह भी आपके आपातकाल में निलंबित नहीं होता। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आगे चर्चा करेंगे आने वाले अनुच्छेदों की। धन्यवाद।